हाय एवरीवन, वेलकम टू इबीट कैश। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक का, जो है बजट 2025। 2025 के बजट को अगर एकदम सरलतम भाषा में समझना है तो हम उन सारे चीज़ों की बात करेंगे जिससे हमारे सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कैसा इम्पैक्ट? तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट। तो पहला इम्पैक्ट जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा है वो है टैक्स स्लैब में चेंजेस। लोगों का सोचना था कि शायद उसे कुछ टैक्स में रिबेट मिलेगा, और ये हुआ भी। यानी टैक्स के एजम्पशंस को, लिमिट्स को स्ट्रेच आउट किया गया, यानी बढ़ाया गया है। अब जो कोई लोग 12 लाख का एक राउंडिंग फिगर उन्होंने बताया है, अप टू 12 लाख, ऐसी बात निर्मला सीतारमण ने अपने बजट स्पीच में की। अप टू 12 लाख का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपके लिए इसका मीनिंग है कि अगर आपकी आय 12,75,000 से कम है, एग्जैक्ट फिगर है ये, 12,75,000 से कम है, तो आप टैक्स स्लैब से बाहर हैं। यानी आपको किसी भी तरह का इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। और अगर आपकी आय 12,75,000 से 1 रुपए भी ऊपर है तो आप उस टैक्स स्लैब में आ जाते हो, जो टैक्स स्लैब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनको लगता है कि जब 12 लाख तक हमें टैक्स नहीं देना है तो ये टैक्स स्लैब में 4 लाख से 8 लाख 5% इस तरह से क्यों लिखा हुआ रहता है। इसको मैं एकदम सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। सबसे पहली बात, अगर आपका इनकम 12,75,000 से कम है तो आपको उस स्लैब के बारे में सोचना ही नहीं है। आपके लिए वो स्लैब नहीं है। वो स्लैब उन लोगों के लिए है जिनकी आय 12,75,000 से एक्सीड करती है। चाहे वो करेंसी वैल्यू में 1 रुपए का हो, चाहे 100 रुपए का हो, चाहे 10 लाख का हो, 20 लाख का हो, 50 लाख का हो, मायने नहीं रखता। बस एक फिगर है, 12,75,000 से अगर नीचे आय है तो आपको उस स्लैब से कोई मतलब नहीं है। और अगर आपकी आय 12,75,000 से 1 रुपए भी ज्यादा है तो आप उस स्लैब का हिस्सा बनते हो। चलिए चलते हैं अब स्लैब पे और डिस्कस करते हैं बाकी चीजों को। तो ये आपके सामने मैं स्लैब खोल रहा हूं जो इस वित्त वर्ष लागू हुआ है। अगर आप 12,75,000 से ज्यादा इनकम करते हो तो उस केस में जो आपका पहला 4 लाख होगा वो एजेम्प्टेड हो जाएगा। उस 4 लाख पे आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन 4 लाख से 8 लाख का जो आपका अमाउंट होगा उस पे 5% चार्ज होगा। 8 लाख से 12 लाख का जो अमाउंट होगा वो उस पे 10% चार्ज होगा। 12 लाख से जो 16 लाख का अमाउंट है उस पर 15% चार्ज होगा। ये फिगर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि 12 लाख से जो 16 लाख का फिगर है, मान लिया जाए आपका 12 लाख 1 रुपया है। 12 लाख 1 रुपया का मतलब है आपका 1 रुपए पर 15% देना होगा आपको। और अगर आपका 13 लाख है तो 13 लाख पे 15% देना होगा। 13 लाख पे 15% का मतलब है 12 से 13 लाख के बीच का डिफरेंस 1 लाख हुआ। उस 1 लाख पे आपको 15% देना है। अगर मैं एक रॉ कैलकुलेशन करूं तो हमें यह समझ में आता है कि 12,75,000 तक आप टैक्स फ्री होते हो। लेकिन जैसे ही आपका इनकम 12,75,000 से बढ़कर 13 लाख होता है, मात्र 25,000 बढ़ता है, तो आपके साथ टैक्स ऐड हो जाता है और आप पाओगे कि 12,75,000 कमाने तक आपको जीरो टैक्स देना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही आप 13 लाख पहुंचे, आपका टैक्स अमाउंट 75,000 बन गया, जो कि इस टैक्स स्लैब के अनुसार से कैलकुलेट होगा। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपको कि टैक्स स्लैब किस तरह से चेंजेज हुए हैं और वो आप पे किस तरह से अप्लीकेबल होंगे। अगर आपका आय 12,75,000 से कम है साल का तो आपको किसी तरह का टैक्सेशन नहीं देना है। उससे अगर 1 रुपए भी ज्यादा है तो आप इस टैक्स स्लैब में आ जाते हो। अब चलते हैं, एक नजर डाल लेते हैं कि क्या इंपैक्ट हुआ है। क्या हमें सचमुच कुछ पैसा बच रहा है हमारे खाते में, हमारे जेब में, या मिडिल क्लास के जेब में बोले तो यहाँ पर एक स्लैब कंपैरिजन करके दिया गया है। इस स्लैब में हमें साफ साफ दिख रहा है कि
जो स्लैब है 8 लाख के स्लैब में हमें 10,000 की छूट मिल रही है। 9 लाख के स्लैब में 10,000 का, 10 लाख के स्लैब में 10,000 का, 11 लाख के स्लैब में 15 लाख का। यानी हमारा बेनिफिट 2 तरीके से हो रहा है। एक तो हम ज़्यादा इनकम अब कर पाएँगे बिना टैक्स के, और उसी इनकम पर हमें स्लैब वाइज़ भी कुछ टैक्सेशन बचेगा। और ये स्टेप क्यों लिया गया है इस बजट में? तो जब भी टैक्स रेट घटाया जाता है या स्ट्रेच किया जाता है, इसका सीधा मतलब होता है कि जो लोग हैं, सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं, जो अक्सर बड़ा काम तो नहीं कर रहे हैं, वो जॉब में है या कुछ ऐसा है, मिडिल क्लास को जिसको बोल सकते हैं आप, टारगेट किया है इन्होंने, कि अगर वो काम करके कुछ पैसा अर्जन कर रहे हैं तो उनका पॉकेट में और ज्यादा पैसा बचे। यानी कि सैलरी में जो उनका पैसा आ रहा था वो टैक्स से थोड़ा बचे, और जब उनके पास थोड़ा पैसा बचेगा तो वो एक्सपेंड करेंगे, खर्च करेंगे उस पैसे को। और जब वो खर्च करेंगे तभी इकोनॉमी में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो भी सेल आउट हो रहा है सामान, वो बिकना शुरू होगा और करेंसी रोटेट होना शुरू होगा, और ये एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। जब भी आपको इकोनॉमी अपनी बूस्ट अप करनी होती है तो आपको लोगों के जेब में पैसे छोड़ने होते हैं। आप जितना ज्यादा पैसा लोगों के जेब में छोड़ोगे वो उतना खर्च करेंगे। अगर आप ज़्यादा पैसा अपने टैक्स के लिए ही ले लोगे, तो वो सामान कैसे खरीदेंगे? तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव इस वाले प्रोपेगेंडा से ये था, प्रोपेगेंडा वर्ड सही नहीं रहेगा, इस वाले मूव से ये था कि उन्होंने आम जनता के जेब में ज़्यादा पैसा छोड़ने की कोशिश की है ताकि वो उसे खर्च कर सकें और इकोनॉमी में एक बूस्ट अप आ सके। ये हो गया पूरा टैक्स स्लैब पे बात। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे और उसमें हमारा सारा बजट समराइज हो जाएगा। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे पहले, इस वाले बजट में बिहार नाम बहुत बार रिपीट हुआ है। बिहार एक राज्य है, जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत में एक राज्य बिहार वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में आता है। ये जो राज्य है, ये इकोनॉमिकली काफी पिछड़ा हुआ है। और चूंकि कुछ राजनीतिक कारण ले लें, कुछ इकोनॉमिकल कारण ले लें, और भी कई सारे फैक्टर हैं, मिल मिला के आप देखें तो ये इकोनॉमिकली पिछड़ा हुआ राज्य। इसको काफी सारी चीजें मिली हैं जिससे इसका इकोनॉमी बूस्ट अप होने की संभावना है। पहला, यहाँ एक प्रोडक्ट है मखाना, जो यहीं से हर जगह जाता है, जो रिसेंट टाइम में काफी पॉपुलर हुआ है। मखाना को लोग काफी पसंद कर रहे हैं खाने के रूप में। तो मखाना बोर्ड का एक अनाउंसमेंट हुआ है जिससे क्या होगा, मखाना का एक मार्केट बेस बनेगा। यहां से बड़े एक्सपोर्ट्स किए जाएंगे, विदेशों में बेचा जाएगा माल और उससे रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा। तो ये एक अच्छा मूव है बिहार के लिए। 200 प्लस लोकेशंस पे एयरलाइंस को पहुंचाने की जो उड़ान योजना है गवर्नमेंट की, उसके तहत उन्होंने बोला है कि 10 साल में हम लोग 200 प्लस लोकेशंस पर एरोप्लेन या फ्लाइट की व्यवस्था करेंगे। तो इससे क्या होगा कि लोगों का आवागमन बढ़ेगा, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, व्यवसाय बढ़ेगा और इकोनॉमी बूस्ट अप होगी। किसान क्रेडिट कार्ड जो एक पॉपुलर स्कीम है, इस गवर्नमेंट का तो नहीं, काफी दिनों से चल रहा है, उसके लिमिट को बढ़ा के अब 5 लाख कर दिया गया है। यानी कि 5 लाख तक का लोन जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही किसान को मिल जाएगा। स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी जो पहले 10 लाख था उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है, ताकि लोगों को स्टार्टअप के लिए एक बड़ा अमाउंट मिल सके, जो इन्फ्लेशन के हिसाब से भी सही है। और इनकम टैक्स स्लैब की हम लोगों ने बात कर ही ली, और जो एक बड़ा पैसा का अलॉटमेंट हुआ है, क्योंकि जब बजट आता है तो बजट का सिंपल सा मतलब होता है कि टैक्स में जमा हुए पैसे को गवर्नमेंट कैसे खर्च करेगी उसका एक ब्यौरा। तो टैक्स में जो गवर्नमेंट पैसे जमा करती है, वहां उनको डिसीजन लेना होता है कि देश में किन किन सेक्टर्स पे इन पैसे को खर्च किया जाए ताकि हम लोग तेजी से डेवलप कर सकें और लोगों का लाइफ स्टाइल देश के अंदर सुधर सके और भी चीजें सुधर सके और हम मजबूत बन सकें। तो इसके लिए उन्होंने सबसे कमजोर सेक्टर मैं बोलूंगा, अगर वुमेन की आप बात करेंगे तो यहाँ महिला और पुरुष और एक ट्रांसजेंडर, ये 3 कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ट्रांसजेंडर की संख्या बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जब आप बात महिला और पुरुष की करते हो तो ये लगभग बराबर है।
तो महिलाओं को टारगेट करके इन्होंने जो रूरल एरियाज में समूह लॉन आपने सुना होगा, जहां औरतें ग्रुप्स बनाती हैं और अपना एक स्टार्टअप या व्यवसाय शुरू करती हैं, उनको लॉन प्रोवाइड करने के लिए एक बड़ा कैपेक्स किया है। ये 4 लाख करोड़ का कैपेक्स है। अगर आप अपना जीडीपी देखोगे तो उसका 1.2% है ये, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। इसको किसी भी मीडिया चैनल या किसी ने इस तरह से नहीं दिखाया है क्योंकि 10 साल में सबसे बड़ा कैपेक्स है ये किसके तरफ? तो वोमेन स्ट्रेंथ की तरफ कि जो ग्रामीण महिलाएँ हैं, वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें लोन लेकर और अपने आप को और मजबूत बना सकें। तो यहाँ एक बड़ा अमाउंट अलॉट होता हुआ दिखा है और एक जो मुझे पॉइंट डिस्कस करना है वो ये है कि ए